नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। डूबते को किसका सहारा? मेरे आगे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके जरिए आपको अंदाजा लग सकता है कि बारिश की चंद बूंदें भी शहरों को कैसे तालाब में तब्दील कर देती हैं। मानसून का अटैक होता है तो सिस्टम फेल हो जाता है, गाड़ियां डूबने लगती हैं, घरों में पानी घुस जाता है। क्या मेट्रो शहर और क्या कस्बे, सब के सब टापू जैसे नजर आते हैं। दावे डूब जाते हैं, वायदों की पोल खुल जाती है। और ऐसे ही मानसून में बदले शहरों की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे मानसून के बीच चल रहे सियासी हंगामे की भी। लेकिन शंखनाद की शुरुआत राजधानी दिल्ली के साथ। आज दिल्ली में मौसम का मिजाज क्या बदला? राजधानी दरिया हो गई, सड़कों पर जाम लग गया, लोग त्राहिमाम करने लगे। सवाल वही है कि आखिर डूबते को किसका सहारा? इन सरकारों के वादों का, जो दिल्ली को लंदन का सपना दिखाती हैं, जो सड़कों के तालाब के बीच कहीं गुम हो जाती हैं। डूबते को आखिर किसका सहारा? ये रिपोर्ट देखिए। ये दिल्ली नहीं, दरिया है, वादों के बोझ का दरिया। सड़कों पर सैलाब का दरिया, जाम का दरिया, बारिश में कोहराम का दरिया। यहां पानी आता है तो बस आता है, बारिश होती है तो राजधानी थम जाती है। कोई गली, कोई चौराहा, कोई मोहल्ला, वीआईपी से लेकर स्लम एरिया तक बारिश पूरी दिल्ली को बराबर कर देती है। डूब जाते हैं यहां विकास के दावे। नाम का रह जाता है प्रगति मैदान, कुएं में तब्दील हो जाता है धौला कुआं। क्या साउथ एक्स, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या एयरपोर्ट, क्या रिंग रोड, सब पानी पानी हो जाते हैं। राजधानी में बारिश के बाद सुप्रीम कोर्ट का हाल क्या है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ठीक बाहर की जो सड़क है वो दरिया बन गई है। और अगर आप देख पाएं तो सुप्रीम कोर्ट का जो बस स्टैंड है वो पूरी तरह से पानी में डूब गया है। इन सब के बीच जो भी यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनको काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक सवार जो है हेडलाइट भी जला रहे हैं। आपको बता दें कि जगह जगह पर ये जो सुप्रीम कोर्ट के सामने की सड़क है आप देख सकते हैं ये खुदी हुई है। यहाँ पर निर्माण कार्य काफ़ी दिनों से चल रहा है, लिहाजा जब जब बारिश होती है इस तरह से यहाँ पर सड़क का भरना लाजमी है। ये दिल्ली की डीटीसी बस सेवा है जो आपको वेनिस जैसे सफर का आनंद दे रही है। यात्री खड़े हैं, पानी भरा है, बस चल रही है और चली जा रही है उस दरिया के बीच जिसे दिल्ली में सड़क कहा जाता है। दिल्ली की ऑटो सेवा का आनंद भी लीजिए। 2 पैरों पर चलने वाला ऑटो बनाया तो सड़कों पर चलने के लिए था, लेकिन उतर गया है तालाब में। सवारी क्या बैठा लेगा, इसके खुद के चलने के लाले पड़े हुए हैं। सड़कें जब सैलाब हो चुकी हों तो अंडरपास की क्या मिसाल। राहगीरों के लिए बाकायदा स्विमिंग पूल की सुविधा मौजूद है। हर साल ये तस्वीर आती है, हर साल ये अंडरपास चुल्लू भर बारिश में डूब जाते हैं। चलिए अब पुलिस चौकी भी देख लीजिए और लिखवा दीजिए रिपोर्ट। है हिम्मत थाने जाने की, इस दरिया को पार करने की। संगम विहार का थाना संगम बन चुका है, जहां 4 गलियों का पानी आकर मिल रहा है, लबालब पानी बह रहा है। रोइए, चिल्लाइए, खींचिए, गुस्साइए, सड़कों पर निकले हैं तो जाम में फंस जाइए। कितना भी कोस लीजिए ये हालात नहीं बदलते, कितना भी चीख लीजिए ये तस्वीर नहीं सुधरती। खतरा अभी टला नहीं है, मॉनसून का मिजाज अभी कुछ ठीक नहीं है। If you compare the rainfall in 2021 with that of 2020 as on date, you will find that the rainfall for the country as a whole was 4% above normal last year, and this year it is 1% below normal. कोई दिल्ली को लंदन बनाने की बात करता है, कोई दिल्ली को सिडनी बनाने का सपना दिखाता है, लेकिन हाय रे मानसून,
बार बार आसमान से गिरती पानी की बूंदें आपको नींद से उठाती हैं, विकास को डुबा ले जाती हैं, दावों को बहा ले जाती हैं और आपको लाकर पटक देती हैं उस सड़क पर जो हर साल एहसास कराती है कि ये दिल्ली नहीं दरिया है। रामकिंकर सिंह और अनीशा माथुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली का हाल तो आपने देख लिया, लेकिन पहाड़ से लेकर मैदान तक मॉनसून ने शहरों की शक्ल बिगाड़ दी है। कहीं मौत की बारिश हो रही है तो कहीं आफत की। पहाड़ दरक रहे हैं, शहर टापू में तब्दील हो रहे हैं और सवाल वही कि आखिर डूबते को किसका सहारा। पहाड़ से लेकर मैदान तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक मानसून आया तो तस्वीरें बदल गई। पहाड़ दरक गए, सड़कें सैलाब में तब्दील हो गई। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक तबाही की तस्वीर सामने आने लगी। पहाड़ों पर बारिश अपने साथ आफत लेकर आती है, जिसका अंदाजा किन्नौर की इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। पुल सैलाब में ढह गया, लेकिन इंसानों की मजबूरी देखिए, कैसे जिंदगी दांव पर लगाकर बास्पा नदी को पार करने की कोशिश की जा रही है। ये वही इलाका है जहां चट्टान की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। इलाके में 3 दिनों से बिजली गुल है। वहीं अब भी कई पर्यटकों के फंसने की खबर है। महाराष्ट्र में बारिश की तबाही ने 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। 8 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का काम चल रहा है। सांगली का हाल देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मजबूरी ऐसी है कि दूल्हा दुल्हन को लेने नाव से जा रहा है। शादी की बुकिंग तो कार की कराई थी, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन नाव से बारात लेकर लौटेंगे। राजस्थान का हाल भी देखिए, सड़कों पर सैलाब आया तो ट्रक फंस गया। आधे ट्रक तक पानी भर गया, जिसके बाद गांव के लोग ट्रक को रेस्क्यू कराने में जुट गए। बारा में गांव में टापू बने खेत से किसान को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसान सुबह खेत पर गया हुआ था। इस दौरान अचानक अंधेरी नदी का पानी तेजी से बढ़ा और किसान फंस गया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम एक्शन में आई और सफल रेस्क्यू किया। फतेहपुर में 20 मिनट की बारिश ने शहर को तालाब में तब्दील कर दिया है। जिन सड़कों पर लोग रेत फांकते नजर आते थे, आज वो तालाब बन चुकी हैं। क्या घर, क्या अस्पताल, हर कहीं पानी ने घुसपैठ कर ली है। अलवर में बारिश हुई तो किसी का घर ढह गया, किसी के घर में पानी भर गया, सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। क्या कमरा, क्या किचन, क्या आंगन, सब स्विमिंग पूल जैसे नजर आ रहे हैं। आटा, दाल, चावल सब पानी की भेंट चढ़ चुका है। गुना में 48 घंटों की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल स्तर बढ़ने से 29 गांव में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के बाद सानई पुलिस चौकी जलमग्न हो गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से चौकी के अंदर फंसे 4 पुलिसकर्मियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। आज तक ब्यूरो। बारिश और बाढ़ के कारण किस तरह के हालात हैं वो तो आपने देख लिया, और अब रुक कर लेते हैं असम और मिजोरम का। कल असम मिजोरम के बीच कछार जिले में ऐसी हिंसक झड़प हुई जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। दोनों राज्यों के आपसी विवाद में जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें असम पुलिस के 5 जवानों की जान चली गई। इस हिंसा के बाद दोनों राज्यों की सीमा पर तनाव बना हुआ है। तनाव दोनों राज्यों की सरकारों के बीच भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दोनों राज्यों के बीच जानलेवा हिंसा का जिम्मेदार कौन है।
देश के दो राज्यों की सीमा पर क्यों चली गोली? किसकी गलती से सीमा पर भड़की जानलेवा हिंसा? असम और मिजोरम के बॉर्डर को जंग का मैदान बनाने का जिम्मेदार कौन है? ऐसे हालात के बीच दोनों राज्यों के सीएम आपस में ही क्यों भिड़ रहे हैं? Assam will not launch counter-attack. We'll sit down in the border. We'll die, but we'll protect our boundary. But whatever may be the provocation, we will not attack somebody who belongs to our same country. हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान से उस तनाव का अंदाजा लग रहा है जो सीमा विवाद को लेकर असम और मिजोरम के बीच छिड़ा हुआ है। ऐसा विवाद जिसमें असम के 5 पुलिस वाले शहीद हो गए और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम का गुस्सा झलक गया। दोनों राज्यों के बीच सीमा का संघर्ष नया नहीं है। लेकिन जिस तरह का संग्राम दोनों राज्यों के बॉर्डर पर सोमवार को छिड़ा, उसकी तस्वीरों ने पूरे देश को हैरान और परेशान कर दिया। दोनों राज्यों की सीमा से अंधाधुंध फायरिंग की तस्वीरें आई। कुछ वीडियो में गोलियों की गड़गड़ाहट सुनी गई और कुछ में भारी गोलीबारी के बाद धुआं नजर आया। झड़प की एक और तस्वीर आई जिसमें एक और मिजोरम पुलिस और स्थानीय लोग हैं और दूसरी तरफ असम पुलिस के जवान। वीडियो में कुछ लोग पथराव करते नजर आते हैं। लोगों के हाथ में लाठी डंडे हैं। बीच बीच में गोलियां चलने की आवाज आती है। यानी पूरा का पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया। और देखते ही देखते इस हिंसा पर असम और मिजोरम की सरकारें भी आमने सामने आ गई। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि मिजोरम की ओर से लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया गया। ये वीडियो हिमंता बिस्वा शर्मा के ट्वीट का है। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है, मिजोरम पुलिस के जवानों ने किस तरह मामले को गरमाया और कार्रवाई की, उसे जानने के लिए ये वीडियो देखिए। दुखद और भयावह। इससे पहले भी असम के मुख्यमंत्री ने एक और वीडियो ट्वीट करते हुए मिजोरम पुलिस पर सवाल उठाए थे। इस वीडियो में मिजोरम के पुलिस वाले और वहां के लोग कथित रूप से जश्न मनाते दिख रहे हैं। असम सीएम के मुताबिक असम पुलिस के 5 जवानों की जान लेने के बाद ये लोग जश्न मना रहे थे। असम का साफ आरोप है कि मिजोरम पुलिस ने अपनी हदें लांघी। करीबन हाफ एन आवर इन लोग अंधाधुंधा फायरिंग किया है। करीबन हाफ एन आवर। तो इसमें बहुत सारे आदमी इंजर्ड भी हुआ और बहुत सारे आदमी का जान गंवाना पड़ा। अभी भी ऊपर में आदमी है। लेकिन असम के सीएम के ट्वीट का जवाब मिजोरम की तरफ से सीएम जोरमथंगा भी दे रहे हैं। जोरमथंगा ने एक वीडियो ट्वीट कर लिखा, कछार के रास्ते मिजोरम लौट रहे निर्दोष जोड़े के साथ ठगों और गुंडों ने बदसलूकी और तोड़फोड़ की। कछार पुलिस और असम के डीजीपी को टैग करते हुए मिजोरम के सीएम ने सवाल किया कि इस हिंसक कृत्य का आप कैसे बचाव करेंगे। They forcibly crossed the duty post manned by CRPF personnel stationed there and overrun a duty post manned by one section of Mizoram police personnel. The Assam police also damaged several vehicles that were traveling along the national highway between Vairante and Lailapur. सीमा पर जारी इस विवाद के बीच असम के सीएम ने यह सवाल भी उठा दिया कि आखिर मिजोरम के लोगों के पास हथियार कैसे आए। फायरिंग का जो घटना हुआ वो असम का सीमा में हुआ है, तो असम पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। असम पुलिस को केस रजिस्टर करना पड़ेगा। बिकॉज जहां में इंसिडेंट हुआ है, फायरिंग हुआ है, काफी सिविलियन लोग इसमें इन्वॉल्व है। वो सिविलियन लोग को आर्म्स कहां से मिला? जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। हिंसक झड़प के बाद दोनों राज्यों की सीमा के पास रहने वाले लोग बेहद डरे हुए हैं और सोमवार को हुई घटना को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश और कवायद जारी है, लेकिन जिस तरह के हालात पैदा हुए यकीनन उसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया है। आगे बढ़ते हुए जरा आपको समझा देते हैं कि आखिर किन किन इलाकों में ये विवाद है दोनों ही राज्यों के बीच और कब कब टकराव की स्थिति इन दोनों के बीच पैदा हो गई है।
इस इंडिया की मैप के जरिए आपको बताते हैं असम मिजोरम में सीमा विवाद। देखिए, विवाद वाले ये इलाके हैं, आपको हम दिखा रहे हैं असम और मिजोरम के ये तमाम इलाके जिसमें काचर है, करीमगंज, कोलासिब, मामेत, आइजोल, हैलाकांडी, तकरीबन 164 किलोमीटर की ये सीमा जो सटी हुई है और रह रहकर विवाद यहां पर पैदा हो जाते हैं। टकराव की स्थिति अगस्त 2020 में पैदा होती है, उसके बाद फरवरी 2021 में भी इस तरह के हालात बन जाते हैं कि टकराव के हालात वहां पर, और जो इस बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, डर और दहशत का माहौल उनके भीतर पैदा हो जाता है। 26 जुलाई 2021 अपने आप में यकीनन ये तारीख बहुत ज्यादा स्तब्ध करती है, जब पुलिसकर्मी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और इस तरह के हालात जिसमें पुलिस वालों की जान चली जाती है। वैसे ऐसा नहीं है कि सीमा का विवाद सिर्फ असम और मिजोरम में है। देश के कई और राज्य हैं जहां सीमा को लेकर घमासान होता रहता है, उनके बारे में भी जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं। यहां पर देखिए, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच में विवादित क्षेत्र बालेश्वर और मयूरभंज है। इन दोनों ही इलाकों को लेकर अक्सर टकराव की स्थिति इन दोनों राज्यों में बन जाती है। उसके बाद झारखंड और ओडिशा, आपको हम दिखा रहे हैं इन दोनों राज्यों को इंडिया के मैप पर। विवादित क्षेत्र बैतरणी नदी और केंदुझर हैं। सुलझाने की कोशिश कई बार हुई लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। महाराष्ट्र और कर्नाटका की खबरें, इन दोनों राज्यों के आपसी टकराव की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं, जिनमें विवादित क्षेत्र है बेलगाम, बीदर, गुलबर्गा और निपानी। सबसे ज्यादा खबरें यहीं से आती हैं, इन तमाम हिस्सों से। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात की बात कर लें तो यहां पर मानगढ़ हिल को लेकर अक्सर विवाद पैदा होता रहता है, और ये तमाम वो राज्य हैं जिन्होंने कोशिश जरूर की कि जो विवादित क्षेत्र हैं उनको सुलझा लिया जाए आपसी बातचीत के जरिए, कई दौर की मीटिंग के जरिए, लेकिन नतीजा कुछ भी निकलकर सामने नहीं आता है। तो ये तो हमने बात कर ली है मिजोरम और असम में जिस तरह के हालात बने हुए हैं। अब कल सुबह 10:30 बजे इसी मामले में जो बड़ी बैठक होने वाली है उसमें क्या निकलकर सामने आता है, इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए अब बात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जो विजय के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिली और इस मुलाकात में पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग कर अपना एजेंडा साफ कर दिया। दिल्ली दौरे पर ममता तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने वाली हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में ममता की मुलाकात से 2024 की सियासत की शुरुआत होगी और दीदी का मकसद भी अब वही है। बंगाल में चुनावी जीत के बाद दिल्ली के सियासी गलियारे में पहुंची ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये ममता दीदी का पहला दिल्ली दौरा है और जीत के बाद पहली बार ही ममता मोदी से मिलने पहुंची। पीएम से मुलाकात में ममता बनर्जी ने अपना एजेंडा सामने रख आगे की रणनीति की ओर इशारा कर दिया। पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबको साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। ममता उस वक्त दिल्ली पहुंची हैं जब संसद से सड़क तक जासूसी कांड पर हंगामा बरपा है, जब किसानों के मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ संग्राम छेड़ रखा है और कोरोना वैक्सीन को लेकर भी सरकार से सवाल जवाब हो रहे हैं। ममता ने भी पीएम मोदी से मुलाकात में पश्चिम बंगाल को आबादी के हिसाब से वैक्सीन देने की मांग कर दी। मैंने कोविड के बारे में थोड़ा चर्चा किया कि कोविड में हमारा जो वैक्सीन मिला है, जो मेडिसिन मिला है, इसमें थोड़ा और ज्यादा हमारा चाहिए, इसी के लिए कि हर स्टेट को मिले, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन के मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी सोनिया समेत तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी। जाहिर सी बात है कि मुलाकात इसलिए होगी कि 2024 में विपक्षी दलों के मेल मिलाप से ऐसी ताकत बनाई जाए जिसके सामने बीजेपी का दुर्ग ढह जाए। यही वजह है कि जब पीएम से मुलाकात के पहले ममता कांग्रेस नेता कमलनाथ से मिली तो वो उनकी तारीफों के पुल बांधते नजर आए। कोई रणनीति की बात नहीं करी, वो हमारी नेता करेंगी, पर हमने देश में आज क्या स्थिति है, आज महंगाई, आज कानून व्यवस्था, आज ये दबाने और छिपाने की राजनीति, ये राजनीति पर आवश्यक बात करी है। बीते दिनों ममता बनर्जी ने यूपी और गुजरात समेत अलग अलग शहरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समर्थकों को संदेश दिया था। ये संदेश पूरी सियासत का सार था और अब उसी संदेश के आगे की सियासत शुरू हो रही है और टीएमसी नेता अब की बार दीदी सरकार का नारा लगा रहे हैं। मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मोदी, इसको लड़ने में एक ही फेस जो है, जो लोकतंत्र की
रक्षा के लिए लड़ सकते हैं, अपना जान कुर्बानी दे सकते हैं, उसका नाम है ममता बनर्जी। और सारा देश की जितना पार्टी है, मान लीजिए कि 90% पार्टीज ऑल्सो दे आर सपोर्टिंग द मूवमेंट, द एटीट्यूड, द स्ट्रगल ऑफ ममता बनर्जी। हालांकि टीएमसी के ऐसे दावे बीजेपी नेताओं को खोखले नजर आ रहे हैं। बंगाल बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली तो दूर, दीदी से बंगाल ही नहीं संभल रहा है। जो बंगाल को ही संभाल नहीं पा रहे, वो देश क्या संभालेंगे। आज ठीक है कि देश में कोई नेता नहीं है मोदी जी के बराबर में, तो वो शून्यस्थान को पूरा करने के लिए वो आ रही हैं। लेकिन बंगाल में जिस प्रकार हाहाकार चल रहा है, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार, हर डिपार्टमेंट में आज लगभग 5 लाख ऐसे पोस्ट है जो खाली है बंगाल गवर्नमेंट में, जिसको पूरा नहीं हो रही है, सरकार नहीं चल रही है। अब तक ममता बनर्जी का अंदाज बता रहा है कि 2024 के लिए ममता बनर्जी ने पहली चाल चल दी है। हालांकि सवाल है कि अगर बीजेपी के खिलाफ कोई मोर्चा तैयार होता है तो क्या कांग्रेस जैसे विपक्षी दल ममता की अगुवाई को तैयार होंगे? दिल्ली से पॉल मिसाहा के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात नवजोत सिंह सिद्धू की। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के प्रधान बने तो आवेश में आकर वो बोल गए जो किसानों को चुभ गया। सिद्धू ने कहा कि किसानों की समस्याएं वो हल कर सकते हैं, मगर किसानों को उनके पास आना होगा, क्योंकि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अरे ये बड़े वर्कर, बड़े लोगों को मिलने में जरा सा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिला, दरिया नहीं रहता। जोश से भरा हुआ आदमी बेहिसाब बोलता है और उसका नाम सिद्धू हो तो क्या दूध, क्या लस्सी, क्या जेपी, क्या जस्सी। बोलना है तो बोलना है, लेकिन बातें बेलगाम हो जाएं तो नुकसान कर जाती हैं। ऐसी ही एक बात सिद्धू बोल गए किसानों के लिए। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਖੂਹ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਿਲੋ, दसो। तो सिद्धू ने प्यासा बताया किसान को और खुद को बना लिया कुआं। कहा कुआं कहीं नहीं जाता, प्यासे आए अपनी प्यास बुझाएं। जो हूँ मैं हूँ, आओ विचार बनाएं, कृषि कानूनों को हटाएं। लेकिन सुनिए, कुआं मैं हूँ, प्यासे तुम हो। आज किसान मोर्चे वालों ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਖੂਹ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, मिलो, दसो। लेकिन सिद्धू का ये बयान किसान नेताओं को चुभ गया। किसानों ने कहा कि बड़बोले सिद्धू ने किसानों का अपमान किया है। बीजेपी के लिए भी मौका मिल गया। सब ने सिद्धू की जमकर लानत मलानत की कि जिस नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी को पप्पू का नाम दिया, जिस नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को शीला का नाम दिया, आज देखिए कांग्रेस के कितने बुरे दिन आ गए कि उन्हीं सब नेताओं ने नवजोत सिंह सिद्धू को अपना अध्यक्ष चुना है कांग्रेस का। बीजेपी वाले मानते हैं कि सिद्धू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का पंजाब में कोई फायदा नहीं होने वाला। इस बार जनता सपनों में आने वाली नहीं है। सरकार की कारगुजारी की जो सजा है वो सिद्धू को भी मिलेगी, कांग्रेस को भी मिलेगी और पंजाब की जनता इस सरकार को चुकता करेगी। बहरहाल सिद्धू का बड़बोलापन एक बार फिर उनकी किरकिरी करा गया। आज तक ब्यूरो। राज कुंद्रा का है काम तो शिल्पा क्यों बदनाम? मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने यह खुलासा किया है कि जब पुलिस राज कुंद्रा के साथ शिल्पा के घर पूछताछ के लिए पहुंची तो शिल्पा राज पर बिफर पड़ी। पूछा कि आखिर क्या कमी थी जो ये सब काम करने लगी। राज कुंद्रा से शिल्पा ने साफ कहा कि उनके कारनामों का खामियाजा पूरे परिवार को उठाना पड़ रहा है।
एक अभिनेत्री जिसके पास दौलत थी, बेशुमार शोहरत थी और फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी खासी इज्जत थी। बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक जिसकी अदाओं का जादू चलता था, डांस रियलिटी शो की जज के तौर पर जिसने करोड़ों लोगों का दिल जीता था। चुरा के दिल तेरा कोरिया चले, जिसकी फिल्में आज भी हंगामा मचाती हैं, जो अपनी शानदार फिटनेस की बदौलत देश की करोड़ों लड़कियों की आइकन है, योग गुरु है। जिस शिल्पा शेट्टी की मनमोहक मुस्कान का जमाना दीवाना है, वो शिल्पा शेट्टी आंसुओं में डूबी हैं। राज कुंद्रा की वजह से शिल्पा बेजार हो गई हैं। यही वजह है कि जब क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा से पूछताछ के लिए शिल्पा के घर पहुंची तो शिल्पा राज कुंद्रा पर बुरी तरह बिफर पड़ी। शिल्पा ने राज कुंद्रा पर चीखते हुए कहा, इस मामले ने पूरे परिवार को बदनाम कर दिया। तमाम विज्ञापन वालों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। शिल्पा ने राज कुंद्रा पर चिल्लाते हुए कहा, हमारे पास सब कुछ है तो फिर ये सब काम करने की क्या जरूरत थी। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक शिल्पा फूट फूट कर रो रही थी। उन्होंने राज कुंद्रा से कहा, इन सब का खामियाजा मेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। राज कुंद्रा ने शिल्पा से सफाई देते हुए कहा, मैं इस मामले में निर्दोष हूँ, मेरे खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं। मैंने कभी पोर्न फिल्में बनाई ही नहीं, सिर्फ इरोटिका फिल्में बनाई हैं। सूत्रों के मुताबिक जब राज कुंद्रा को लेकर उनके घर पर पुलिस पहुंची तो शिल्पा शेट्टी ने रोते हुए राज कुंद्रा से कहा कि इस केस की वजह से परिवार का नाम खराब हुआ है। राज कुंद्रा ने जवाब में कहा कि ये केस स्टैंड नहीं होगा और वो इरोटिका मूवीज बनाते थे, पोर्नोग्राफिक नहीं। शुक्रवार को मुंबई क्राइम ब्रांच पोर्न फिल्में बनाने के आरोपी राज कुंद्रा के साथ शिल्पा शेट्टी के जुहू वाले बंगले पर गई थी। क्राइम ब्रांच की टीम 6 घंटे तक उनके बंगले पर रही। क्राइम ब्रांच ने शिल्पा के बयान भी दर्ज किए। इस दौरान शिल्पा शेट्टी पुलिस के सामने कई बार फूट फूट कर रो पड़ी। शिल्पा शेट्टी भले ही राज कुंद्रा पर चीखी चिल्लाई, लेकिन उन्होंने अपने पति का जमकर बचाव भी किया। शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा के बचाव में कहा, हॉटशॉट से राज कुंद्रा का कोई लेना देना नहीं है। इरोटिका पोर्न से अलग है और राज कुंद्रा पोर्न के निर्माण में शामिल नहीं थे। शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा के बचाव में दलील देते हुए कहा, दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज पर कंटेंट ज्यादा पोर्न है। My name is Shilpa. शिल्पा शेट्टी ने क्राइम ब्रांच को बार बार यही समझाना चाहा कि राज कुंद्रा पोर्न फिल्में नहीं बना रहे थे, बल्कि बोल्ड और इरोटिक फिल्में बना रहे थे। शिल्पा। क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी से भी कई सवाल दागे। पुलिस अधिकारियों ने शिल्पा से पूछा, आप वियान कंपनी की डायरेक्टर थीं, क्या आपको पोर्नोग्राफी रैकेट के बारे में कुछ पता था? शिल्पा ने पुलिस को रोते हुए बताया कि हॉटशॉट पर क्या कंटेंट दिखाया जाता था, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। पुलिस ने शिल्पा से पूछा, 2020 में अपने डायरेक्टर के पद से इस्तीफा क्यों दे दिया था? शिल्पा शेट्टी ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के अफसरों को बताया है कि हॉटशॉट वाले मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का भी कहना है कि इस मामले में शिल्पा की कोई भूमिका सामने नहीं आई है, लेकिन पति की करतूतों की आंच उन तक जरूर पहुंच गई है। असर उनके करियर पर भी पड़ रहा है। इस मामले के चलते शिल्पा डांस रियलिटी शो सुपर डांसर से आउट हो चुकी हैं। उनकी जगह करिश्मा कपूर आ चुकी हैं। मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। राज कुंद्रा को पुलिस ने आज मुंबई की कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से कुंद्रा की 7 दिन की रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने राज कुंद्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राज कुंद्रा के वकीलों ने उनकी जमानत की अर्जी भी कोर्ट में दी है, जिस पर सुनवाई बुधवार को होनी है।
राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए कहां से आए? राज कुंद्रा ने क्यों बदला था अपना फोन? राज कुंद्रा ने फोन से अपना डाटा क्यों डिलीट किया? पोर्न फिल्में बनाने के आरोपी राज कुंद्रा से कुछ ऐसे ही राज उगलवाना चाहती थी मुंबई पुलिस। उसी नाते आज जब राज कुंद्रा की अदालत में पेशी हुई तो पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा। पुलिस ने अदालत में दलील दी कि राज कुंद्रा से उसके बैंक अकाउंट के बारे में पूछताछ करनी है। इसके अलावा राज कुंद्रा के डिलीट हुए मोबाइल डेटा की जानकारी भी लेनी है। इस नाते राज कुंद्रा को 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि पहले ही पुलिस ने राज कुंद्रा से 7 दिनों तक पूछताछ की है, इतनी लंबी पूछताछ की जरूरत अब नहीं है। पूरी जिरह के बाद कोर्ट ने राज कुंद्रा को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद ही राज कुंद्रा के वकील ने कोर्ट में उनकी जमानत याचिका भी दायर कर दी। तक राज कुंद्रा से 7 दिनों तक कड़ी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन जैसे ही मंगलवार को अदालत में राज कुंद्रा को पेश किया गया तो वैसे ही मुंबई पुलिस ने 7 और दिन की कस्टडी मांग ली। इसका पुरजोर विरोध किया बचाव पक्ष ने। उनका कहना था कि जिस मामले में गिरफ्तारी ही नहीं होनी चाहिए थे उसमें इतनी लंबी कस्टडी क्यों दी जा रही है। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जैसे ही राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया उनके वकीलों ने तुरंत जमानत की अर्जी डाल दी। अब इस अर्जी पर सुनवाई बुधवार को होगी। राज कुंद्रा के वकील ने कोर्ट को बताया कि राज ने पुलिस से पूछताछ में पूरा सहयोग किया है, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, लिहाजा राज कुंद्रा को जमानत दी जाए। Grounds for bail are that basically he's inside since a long time. He's cooperated fully. The further investigation is on. Charge sheet has been filed long back. There's no need to keep him behind. When will the court be hearing? Court is expected to hear tomorrow. मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से पुलिस को कई चौंकाने वाले राज पता चले। फरवरी में ही गिरफ्तारी के डर से राज कुंद्रा ने अपना फोन बदल लिया था। राज कुंद्रा ने अपने फोन का सारा डेटा डिलीट करवा दिया था। मुंबई पुलिस अब उस मोबाइल और उसके खोए हुए डेटा की तलाश में है। राज कुंद्रा ने एक प्लान बी भी बनाया था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक जब फरवरी में पॉर्न रैकेट केस सामने आया तो राज कुंद्रा ने अपना एक फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके साथ साथ इस केस से जुड़े कई अहम सबूत भी नष्ट हो गए। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के अंधेरी स्थित ऑफिस में छापा मारा था। पुलिस ने राज कुंद्रा के दफ्तर से हॉटशॉट बैनर तले 120 एडल्ट मूवीज रिकवर की थी। हॉटशॉट पर खुलासे के बाद दूसरा ऐप बनाया जाना था, उसी पर अश्लील फिल्मों का कारोबार किया जाना था। राज कुंद्रा की व्हाट्सएप चैट से भी इस बात की तस्दीक हो रही है कि उसने अपना प्लान बी भी तैयार कर रखा था। शनिवार को क्राइम ब्रांच ने अंधेरी वेस्ट में कुंद्रा की वियान कंपनी के दफ्तर में जब छापेमारी की तो उसे कुंद्रा का एक सीक्रेट लॉकर भी मिला था। राज कुंद्रा के ऑफिस में सीक्रेट लॉकर को छिपा कर रखा गया था। पहली बार की छापेमारी में उस लॉकर का पता नहीं चल सका था। उस लॉकर से बिजनेस से जुड़े कई टॉप डॉक्यूमेंट मिले हैं। क्राइम ब्रांच उन सभी कागजातों की पड़ताल कर रही है। माना जा रहा है कि सभी कागजात पैसे के लेन देन और बिजनेस से जुड़े हैं। साथ ही क्रिप्टो करेंसी में निवेश की जानकारी भी मिली है। मुंबई पुलिस अब पॉर्न रैकेट के पीछे छिपे एक एक चेहरे को बेनकाब करने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच ने शर्लिन चोपड़ा और गहना वशिष्ठ को भी समन भेजा है। पिछले दिनों में प्रॉपर्टी सेल ने कई ऐसे केस के आरोपियों को बुलाया है जो बेल पर बाहर है। ऐसे ही गहना वशिष्ठ से भी जानकारी हासिल करना चाह रही थी, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से गहना वशिष्ठ अभी तक क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर नहीं हुई है। वहीं शर्लिन चोपड़ा ने क्योंकि राज कुंद्रा के खिलाफ पहले भी कंप्लेंट की है, इसीलिए एक गवाह के तौर पर शर्लिन चोपड़ा को क्राइम ब्रांच ने इस केस में समन किया है। हालांकि राज कुंद्रा ने इस बात से इनकार किया है कि वो पॉर्न फिल्म बनाते थे। उनकी दलील है कि उनकी फिल्में इरोटिक हैं, पॉर्न नहीं। सच्चाई क्या है ये तो तब पता चलेगा जब क्राइम ब्रांच की जांच पूरी होगी। विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।